हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये शुरू करते हैं। अभी पाथवे पे हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारी पिछली वीडियो जो थी वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स के बारे में थी। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो जानते हैं कि वो चीज़ है क्या जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो होता क्या है। इन सेलुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट्स हैं ये बेसिकली थे क्या, ये थे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन, की किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ आ रहे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट को हम लोग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोल देते थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से टू रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रही है, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि दिस इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें क्या हो रही थी कि जो मूवमेंट थी वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ होती थी। सिर्फ ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती थी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे मूवमेंट हो रही है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स सेलुलर एनर्जी टू अचीव दिस मूवमेंट। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको इस तरह की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करने के लिए हमेशा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस पार्टिकल्स की मूवमेंट जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े उसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ है। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसका लिंक भी इसी वीडियो में है। आप लोग आई बटन दबाएं, उस वीडियो पे जाएं और अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल पाथवे को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलती रहे। अभी देखिए, अभी एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अभी तक पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लेकिन अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व हो गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा था कि किसी भी दो रीजन्स में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस था उसकी वजह से वो जो फ्लो हो रहा था वो उसको बोल देते थे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अब क्या है कि हमारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन सब में कैपेसिटी है आयंस बनाने की, और जब आयंस हैं उनकी मूवमेंट होती है तो बनता है करंट, चार्ज। तो अब हमारे जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स के अंदर और बाहर जो है चार्ज में डिफरेंस है, यानी कि हो सकता है सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, या बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, अंदर नेगेटिव चार्ज हो। इस तरह से हमारे सेल के एनवायरनमेंट और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में चार्ज का डिफरेंस हो सकता है। तो अब इस चार्ज में आने वाले डिफरेंस की वजह से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो हम लोग एक जनरल सी एग्जाम्पल से समझेंगे सोडियम और पोटेशियम आयंस की हेल्प की वजह से, सोडियम और पोटेशियम आयंस की हेल्प के साथ। देखिए, इन जनरली क्या होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन हाई होती है और सेल के बाहर जो है सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, या फिर आप ऐसा बोल दो कि सेल के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है और पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन
ज़्यादा होती है। अब क्योंकि सेल के अंदर सोडियम आयंस कम हैं, तो अगर सेल के बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे सेल के अंदर मूव करने की, जो कि क्या था हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोली है कि अगर सेल के अंदर सोडियम आयंस जो हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सेल के बाहर के सोडियम आयंस सेल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। अब क्या होगा कि कोई भी जो सेल है उसके आसपास जो सोडियम आयंस हैं जितने वो कम होंगे उतना ही सेल के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा। देखिए जितने सोडियम आयंस कम होंगे, सोडियम आयंस क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो जितने सोडियम आयंस कम होंगे उतना ही जो सेल है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विल इनकरेज द मूवमेंट इनटू द सेल। क्योंकि अब जो पोटेशियम आयन है उसकी वोल्टेज की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही जो सोडियम आयंस हैं, ये देखिए जो सोडियम आयंस हैं इनकी सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, तो उसके साथ ही जो पोटेशियम आयंस हैं ये क्या होगा, इनकी सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगी इनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। क्यों? क्योंकि जो सोडियम है उसकी अमाउंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर तो ज़्यादा है लेकिन सेल के बाहर कम है। तो क्या होगा, जो सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो पोटेशियम आयंस हैं वो सेल के बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और एंड में क्या होगा कि जो पोटेशियम आयंस हैं उनको सेल की दोनों साइड्स यानी कि सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी बैलेंस हो जाएगा। जितने सोडियम आयंस सेल के अंदर जाएंगे उतने पोटेशियम आयंस जो है सेल से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पे बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है ये वर्क करता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और आयंस की मूवमेंट की वजह से जनरेट हो रही जो वोल्टेज है उसकी वजह से जो आयंस की मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो भी ये दो फैक्टर्स हो गए। उन्होंने जब पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो अपना इफेक्ट शो करता था कि कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ जा रहे थे हमारे मॉलिक्यूल्स। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है इसमें साइमल्टेनियसली दो आयंस जो हैं उनकी मूवमेंट हो रही है, सोडियम की भी हो रही है पोटेशियम की भी हो रही है। सोडियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा है तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और वो जो पोटेशियम आयन है क्योंकि अब सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करता जा रहा है जिस वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो पोटेशियम आयन है वो सेल से बाहर की तरफ चला जाता है। और अब क्योंकि पोटेशियम आयन जो है सेल के बाहर की तरफ जाना शुरू कर दे रहा है तो उससे क्या होता है कि सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो पोटेशियम आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। लेकिन अभी तक आप लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आई कि अगर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उससे हर तरह के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखिए जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें छोटे आयंस की मूवमेंट के लिए अलग मैकेनिज्म है, बड़े आयंस की मूवमेंट के लिए अलग मैकेनिज्म है। इनसॉल्यूबल है कोई पार्टिकल तो उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म बना हुआ है, और अगर कोई सॉल्यूबल पार्टिकल है तो उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म बना है। इवन के हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनमें भी खास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, वाई वी नीड टू सप्लाई एनर्जी इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि क्यों हम लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ती है। अब आप ही लोग बताओ, देखिए जिस दिन मौसम ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तब हम लोग एसी चलाते हैं नहीं। अगर हम लोगों को वैसे ही अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, हम लोगों को गर्मी नहीं लग रही, तो क्यों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, एनर्जी लगाएंगे। और अगर डिफ्यूजन से सेल ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो सेल की एनर्जी खर्च करके एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका आंसर मिलने वाला है आपको अभी। टू मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ए सेल मस्ट यूज एनर्जी। देखिए
अगर किसी भी सेल में जो सब्सटेंसेस है उसकी मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हो रही है तो वहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये अपहिल मूवमेंट है मटेरियल्स की। स्विमिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग किसी रिवर में हैं, किसी स्ट्रीम में हैं, नेचुरल स्ट्रीम में, तो वहाँ पे अगर आप वाटर के फ्लो के साथ स्विम करो तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन अगर आपने फ्लो के अपोजिट स्विम करना है तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है वहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए वो जो फ्लो है वो आपको अपोज करता है और उस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगाते हो। तो वही काम यहाँ पे है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट हो रही है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के, और अब वो मूवमेंट जो है अगेंस्ट है तो इसीलिए सेल को एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसीलिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें जो सेल है वो एनर्जी खुद लगाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट से काम नहीं चलता। इवन के हमारे जो सेल्स हैं उनकी ज़्यादातर जो एनर्जी जो उन्होंने बनाई होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने में ही लग जाती है। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डू जस्ट दिस, एक्सपेंडिंग एनर्जी टू मेंटेन द राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन ए लिविंग सेल। देखिए सेल अपनी ज़्यादातर एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आयंस और मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने में ही लगाता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे रेड ब्लड सेल। जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी 90% से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर के इंटरनल सोडियम और पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन करने में ही जाती है। अब देखिए क्या है, सोडियम और पोटेशियम आयंस की रेड ब्लड सेल्स के अक्रॉस जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर 0.01 मोलर सोडियम आयंस होते हैं और जो पोटेशियम आयंस हैं वो 0.09 मोलर होते हैं, और सेल के बाहर जो सोडियम आयंस हैं वो 0.16 मोलर होते हैं और जो पोटेशियम आयंस हैं वो 0.01 मोलर होते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है सेल के अंदर और बाहर के एनवायरनमेंट में सोडियम और पोटेशियम आयंस का। तो इसीलिए हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको लगातार एनर्जी प्रोवाइड करके इन आयंस के अमाउंट को बैलेंस करना पड़ता है हमारे सेल के अंदर और बाहर की तरफ। और इस मैकेनिज्म को आयन पंप बोला। सोडियम और पोटेशियम आयंस के जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन उसको सोडियम पोटेशियम आयन पंप बोलते हैं। और आज का हमारा ये जो लेसन है ये यहीं तक है। अब हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में सोडियम पोटेशियम आयन पंप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पाक पे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी दे सकें। थैंक यू।